साउंड क्लियर है क्या? आज हम लोग क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, जहाँ तक कंप्लीट हो गया था उसके बाद का। चलिए, लास्ट क्लास तक कोई डाउट था क्या? लास्ट क्लास तक कोई डाउट था तो बताइए। सारे डेरिवेशन समझ रहे थे आप लोग? अब डायरेक्ट क्वेश्चंस करेंगे, क्योंकि थ्योरेटिकल पार्ट ठीक ठाक हो गया है। ठीक है, ये सारे डेरिवेशंस वगैरह तो क्लियर है ना? ये सब में कोई डाउट तो नहीं है? कुछ स्पेसिफिक डाउट है तो पूछ लीजिएगा। नहीं तो फिर क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। यहाँ तक हो गया था, इसके आगे स्टार्ट करते हैं। चलिए, जैसे ये क्वेश्चन देखिए। A 3-point borehole extensometer is installed to identify the location of a single discontinuity। ठीक है। एक 3 पॉइंट वाला बोरहोल एक्सटेंसोमीटर जो है वो इंस्टॉल किया गया रॉक में, ये देखने के लिए कि डिसकंटिन्यूटी किस लोकेशन पे है ना? तो बोरहोल एक्सटेंसोमीटर के बारे में कुछ जानकारी है क्या आप लोगों को? ये इंस्ट्रूमेंट कैसा होता है, कुछ कभी देखे हैं? इसका मेथड ऑफ वर्किंग कैसे होता है? तो कैसे इससे पता चलता है कि कहाँ पे डिसकंटिन्यूटी है? कुछ बेसिक आइडिया है किसी आदमी को तो कमेंट कीजिए। बोरहोल एक्सटेंसोमीटर, एनी आइडिया? अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, अभी बताते हैं आपको। पहले बोरहोल एक्सटेंसोमीटर क्या होता है वो समझिए, क्योंकि कोई ज़रूरी नहीं है एग्जाम में यही क्वेश्चन आ जाए, कुछ भी आ सकता है। बेसिक क्लियर रहना चाहिए ये होता क्या है। बोरहोल एक्सटेंसोमीटर में क्या है, एक उसका हेड होता है। एक उसका हेड होता है, एक सेटअप ऐसा होता है ना? ये हार्ड प्लास्टिक का या आयरन का इस तरह का एक हेड होता है। इसमें क्या बहुत सारे ऐसे होल्स दिए रहते हैं। ऐसे बहुत सारे इसमें होल्स दिए रहते हैं, और इसमें एक कैप लगा होता है, एक ढक्कन होता है ऐसे लगा हुआ। ठीक है, ये इसका हेड हो गया। इसके बाद क्या करते हैं हम लोग, बहुत सारा
मतलब बहुत सारा, मतलब 3 4 5 इस तरह से रॉड्स रॉड्स होता है अपने पास, है ना। इस तरह से रॉड्स होता है, पतला पतला रॉड्स होता है, ताकि यहाँ जो होल है इस कैप में, इसमें ये फिट हो जाए, है ना। इस तरह से बहुत सारा रॉड्स होता है। तो क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए माइंस में तो रॉड है, आप किसी लेवल में खड़े हो, है ना, नीचे पूरा रॉड है, या ऊपर कहीं सीन ले लेते हैं, यहाँ पे मान लो आप खड़े हो, ऊपर में पूरा रूफ है ये पोर्शन। हमको पता करना है कि रूफ में डिसकंटिन्यूटी वगैरह कहाँ पे है, किस रेंज में है। तो यहाँ पे हम लोग एक होल करेंगे, है ना, एक होल करेंगे। जिस रेंज में हमको चेक करना है कि डिसकंटिन्यूटी कहाँ है, उस रेंज में हम लोग एक होल करेंगे। ठीक। तो एक होल, वर्टिकल या इंक्लाइन कुछ भी चलेगा, एक इस तरह से यहाँ पे होल कर लिया। ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, इस मल्टी पॉइंट बोरहोल एक्सटेंसोमीटर का जो सेटअप है, यहाँ पे इसका कैप जो है यहाँ पे ऐसे लगा, है ना। और कैप से पहले ये सब जो रॉड्स है, इस रॉड्स को अंदर भेज दिए। मान लीजिए एक को टॉप तक भेज दिए, एक को सेंटर तक भेज दिए, एक को उससे पीछे यहाँ तक भेज दिए। ठीक है। उसको मार्किंग कर दिए, ए बी सी करके मार्किंग कर दिया। और यहाँ पे फिर इसको जो पॉइंट्स है उसको फिट फिट करके अच्छे से लॉक कर दिया। अब क्या, यहाँ पे ये फिक्स हो गया। अब ये मूव, यहाँ पे ये मूव नहीं होगा। ये मूव तब तक नहीं होगा जब तक अंदर इस रॉक मास में ही कहीं पे मूवमेंट ना आ जाए। अब यहाँ मूवमेंट तभी होगा जब इस रॉक मास में मूवमेंट आएगा, बाकी ये लॉक हो गया। उसके बाद क्या करते हैं, इसमें एक पंप से एक पंप से सीमेंट ग्राउटिंग कर देते हैं। एक पंप से पूरा इसमें सीमेंट के स्लरी को प्रेशराइज वे में अंदर भेज देते हैं। ये पूरा इसमें सीमेंट भर जाता है। तो अपना सारा रॉड जो है एबीसी तीनों इसमें जाम हो गया, एकदम अच्छे से जाम हो जाता है। उसके बाद क्या होता है, जहाँ पे ये हम लोग कैप लगाए, है ना, जहाँ पे ये कैप लगाए हैं, यहाँ पे ये तीनों रॉड ए बी और सी, इस रॉड पे स्केल बना होता है। तो उसका रीडिंग नोट कर लेते हैं, तीनों का रीडिंग नोट कर लेते हैं कि जिस समय हम इंस्टॉल किए उस समय पे यहाँ पे कितना मीटर अंदर गया हुआ है, उसका रीडिंग आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद क्या, इसको चेक करना है। 7 दिन में करिए, 15 दिन में करिए, जैसा आपका वहाँ पे रिस्पॉन्स प्लान है, हर माइंस का अलग होता है, रॉड के हिसाब से। उसमें जाके इस कैप को खोलते हैं। हाँ, ये कैप जो है इसको खोलते हैं और इसका रीडिंग चेक कर लेते हैं कि यह जो रेफरेंस पॉइंट बना हुआ है वहाँ पे पिछली बार कितना था और अभी कितना है। अगर सेम है मतलब कोई मूवमेंट नहीं हुआ है, अगर अलग आ रहा है इसका मतलब मूवमेंट हुआ है। फिर अपने को देखना है कि मूवमेंट किस में है, मूवमेंट किस में है, ए में है, बी में है या सी में है, ये आपको एनालाइज करना पड़ेगा। अब मान लीजिए मूवमेंट अगर इस पॉइंट से ऊपर हो जाए, जो ए वाला पॉइंट है इससे ऊपर कहीं मूवमेंट हो जाए, तो ए बी और सी तीनों सेम मैग्नीट्यूड से नीचे आएगा, है ना, क्योंकि इसके ऊपर ही कहीं पे क्रैक डेवलप हो गया, इसके ऊपर ही कहीं पे क्रैक डेवलप हो गया। तो इस तीनों में से मूवमेंट आएगा। अगर ए के बाद और बी से पहले हुआ तो ए में मूवमेंट नहीं आएगा, बी सी में मूवमेंट आ जाएगा। अगर बी के बाद हुआ तो ए बी में मूवमेंट नहीं आएगा, सी में मूवमेंट आ जाएगा। सी के बाद अगर हुआ तो किसी में मूवमेंट आएगा ही नहीं। इसलिए इसको इस तरह से इंस्टॉल करते हैं कि सी को थोड़ा पास में कर लिया, मतलब 1 2 मीटर ऊपर, बी को थोड़ा अंदर 3 4 मीटर ऊपर, और ए को 6 7 मीटर ऊपर, इतना का करते हैं। उसके अंदर का क्रैक वैसे भी जनरली अपने नीचे जो गैलरी होता है उस पर असर नहीं डाल पाता है, जो भी है। तो इस तरह से रीड करते हैं कि किस जोन में क्रैक आया है। ठीक है। अब जैसे कभी कभी मान लीजिए आपको तीनों डेटा में लगे कि कुछ ना कुछ चेंज तीनों डेटा में हुआ है, ठीक, तो उस केस में क्या है ना कि जैसे मल्टीपल क्रैक भी कई बार होता है, कोई हल्का है कोई ज़्यादा है,
और अगर ऑप्शंस में आपको मल्टीपल ऑप्शन नहीं दिया है, मान लो आपको आ रहा है तीनों में लेकिन मल्टीपल ऑप्शंस नहीं दिया है, सिंगल सिंगल करके दिया है, तो ठीक है, जिसमें सबसे ज्यादा मैग्नीट्यूड है उसी को परसिस्टेंट मान लेंगे और उसी को हम लोग टिक कर देंगे। ये सबसे परसिस्टेंट क्रैक यही है, बाकी सब में कुछ छोटा मोटा होगा। अभी तक जो थ्योरेटिकल बता रहा हूँ कुछ इसमें क्लियर हुआ है, कुछ आइडिया लग रहा है कि मैं क्या बता रहा हूँ? इसमें अगर थोड़ा बहुत बेस लाइन मिला हो तो फिर क्वेश्चन पे चलते हैं। अभी जो बताया हूँ मैं उससे कुछ समझ में आ रहा है? कोई आदमी कमेंट कीजिए, क्लियर हुआ क्या? अच्छा, चलिए ठीक है। मतलब एक बेसिक आइडिया लगा कि मल्टी पॉइंट बोरहोल एक्सटेंसोमीटर होता कैसा है ना? इसको इंस्टॉल करते हैं हम लोग माइंस में जब भी ज़रूरत होती है। तो अब आइए इस क्वेश्चन पे। देखिए सिमिलर सिचुएशन है ये अभी जो मैं बताया था। अंदर में एक्सकैवेशन बाउंड्री है, अंडरग्राउंड ओपनिंग है, ठीक है। ये जो ब्लैक कलर का दिया है ये वही कैप लगा हुआ है और अंदर में 3 पॉइंट इंसर्ट किया हुआ है अलग अलग लेवल पे। सबका इनिशियल रीडिंग हम लोग इंस्टॉल करते समय ही नोट कर लेते हैं डायरी में। चलिए अब इसके आगे बढ़िए। इसमें डेटा दिया है ना? ये तीनों एंकर का एंकर 1, 2 और 3 इनिशियल रीडिंग जिस दिन इंस्टॉल किए उस दिन एंकर 1 पे 34.52 दिखा रहा था, और अगले दिन जब 1 महीने बाद उसका रीडिंग लिए तो 40.56 दिखा रहा था। मतलब आप यहाँ पे देखो आपको एंकर 1, 2, 3, ठीक है, इनिशियल फाइनल रीडिंग का चेंज डेल्टा, ये वैल्यू हम लोग देखते हैं। तो 1 में क्या हुआ है? 6.04 बढ़ गया, ठीक। 2 में कितना बढ़ा है? 5.63। और 3 में कितना बढ़ा है? 1.67, ठीक। और इसमें 1 जो है सबसे अंदर है, मतलब मैं जो ABC लिखा हूँ वो 1 है, डायग्राम में देख लीजिए 1 जो है वो सबसे अंदर है। तो इससे आप लोग क्या एनालाइज कर पा रहे हैं? इसमें ऑप्शंस दिया हुआ है, क्या एनालाइज कर पा रहे हैं? थोड़ा सा सोचिए अभी जो बताया हूँ उसके रेफरेंस में। ठीक है, तब आपको क्लियर हो गया होगा, डेटा देख लिए।
वन और टू में देखिए सिमिलर है, लगभग 6 mm का, और थ्री जो है उसमें वन है। तो वन है तो बहुत कम हो गया, मतलब वो माइनर क्रैक के कारण है। और इस दोनों में एक और एक जैसा है वन और टू में। तो वन और टू तो एक क्लस्टर में हो गया और थ्री डिफरेंट हो गया, तो आपका टू और थ्री के बीच में कहीं ना कहीं गैप आया होगा, ये है इसका मतलब। वन और टू में ज़्यादा डिसकंटिन्यूटी है, थ्री में कम है। तो मतलब गैप जो है वो टू और थ्री के बीच में होगा, इसलिए वन और टू एक जैसा बिहेव कर रहा है, थ्री अलग बिहेव कर रहा है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। ये तो सर ये लॉजिक वाला क्वेश्चन है। द प्लेन स्ट्रेस कंडीशन इज गिवन बाय। प्लेन स्ट्रेस कंडीशन कैसे देते हैं? तो एक ऐसा प्लेन होता है, प्लेन स्ट्रेस मतलब सारा स्ट्रेस इसी प्लेन के अंदर है। तो हम लोग तो एक्स वाई सिस्टम लेते हैं, तो सारा स्ट्रेस या तो एक्स में है नहीं तो वाई में है, तो सीधा है जेड वाला जीरो हो जाएगा। और टाउ कंपोनेंट जो है वो भी आपका एक्स और वाई में भी होगा, तो टाउ में भी जो भी जेड का कंपोनेंट है, टाउ में भी जो जेड का कंपोनेंट है, वो जेड का एक्स हो या वाई हो, ये दोनों जीरो हो जाएगा, ताकि सारा स्ट्रेस इस प्लेन के अंदर ही रहे। ठीक है, मतलब टाउ में सिर्फ वही कंपोनेंट रहेगा जो एक्स वाई में है, और सिग्मा में भी एक्स और वाई वाला रहेगा, बाकी सब जीरो हो जाएगा। तो ऑप्शन सी हो जाएगा, ये सब ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, सिग्मा वन दिया हुआ है 25, सिग्मा टू दिया हुआ है -5। मैक्सिमम शियर स्ट्रेस बताना है, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस। मैं उस दिन बताया था मोर सर्किल में, जो शियर स्ट्रेस है वो तो रेडियस ही होता है उस डायग्राम का। बताइए तो इसका रेडियस क्या होगा, तुरंत बताइए, एकदम सिंपल क्वेश्चन है। सिग्मा टू लिख दिया हूँ, सिग्मा थ्री है -5। ठीक है, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस बताइए, क्वेश्चन नंबर 90। सिंपल है, बताया था उस दिन। सिग्मा वन है 25, मान लीजिए कोऑर्डिनेट पे है 25, और सिग्मा थ्री है -5, ये है -5। ठीक है, मान लीजिए सर्किल है, ये सर्किल बनेगा तो सीधा तो है, डाया 25 में से -5 कर देंगे। सिग्मा वन माइनस सिग्मा थ्री बाई टू होता है ना रेडियस। फॉर्मूला नहीं भी याद है तो ये देखिए 25, अब -5 तो ये +5 हो जाएगा, है ना। 25 इधर, 5 इधर, 30 अब बट्टा 2, 15 हो जाएगा रेडियस। और रेडियस जो होता है वही तो टाउ होता है ना, ये टाउ ये सिग्मा। तो रेडियस 15 आंसर आ जाएगा। क्लियर है, ये सिंपल था।
क्लियर है क्या? चलिए ठीक है। उसके बाद एक क्वेश्चन है आपका ये ट्रैक्शन वेक्टर वाला। ये थोड़ा डिफरेंट है। ट्रैक्शन वेक्टर होता क्या है, बस वो ध्यान रखना पड़ेगा। इसकी मैं रिलेशन लिख देता हूँ, उसके हिसाब से आप लोग सॉल्व करिएगा। ट्रैक्शन वेक्टर, इसमें सब वेक्टर कंपोनेंट में बस रख दिया है। तो इसमें होगा टी एक्स आई प्लस टी वाई जे। इसका टी एक्स निकलता है सिग्मा एक्स एस कॉस थीटा प्लस टाउ एक्स वाई साइन थीटा, और टी वाई हो जाता है सिग्मा वाई वाई साइन थीटा प्लस टाउ एक्स वाई कॉस थीटा। बस ये दोनों वैल्यू सॉल्व कर लेना है, इसमें लिख देना है। ये दोनों सॉल्व करके इसमें लिख देना है, जो आएगा इतना, जो आएगा उसका आई, इतना जो आएगा उसका जे। बस। क्वेश्चन में आपको दिया हुआ क्या है, एक वेक्टर प्लेन दिया होगा, सिग्मा एक्स दे दिया है 5, सिग्मा वाई दे दिया है -10। ठीक। और ये एक्टिंग प्लेन है दिया है ना, टेंसर वेक्टर का प्लेन दे दिया है √3/2i, वो cos थीटा आई प्लस साइन थीटा जे होता है ना, उसी फॉर्मेट में दिया है। ठीक है। √2i माइनस हाफ जे, 5 -10 2 दे दिया है सिग्मा एक्स एक्स 5, सिग्मा वाई वाई -10। ठीक है। टाउ दे दिया है 2, और वेक्टर प्लेन दिया था √3/2i माइनस हाफ जे, है ना। तो ये cos थीटा हो गया √3/2, और साइन थीटा हो गया -हाफ। बस सारा वैल्यू पता है, उठा के इसमें डाल दीजिए, तो टी एक्स आ जाएगा, उठा के इसमें डाल दीजिए, टी वाई आ जाएगा, उसको इस फॉर्मेट में लिख दीजिएगा, टी एक्स आई प्लस टी वाई जे। ये टेंसर वेक्टर का होता है, ये ध्यान ही रखना पड़ेगा। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको।
चलिए 92। ए मल्टी पॉइंट बोरहोल एक्सटेंसोमीटर इज यूज टू मॉनिटर। एमटीबीएच से क्या मॉनिटर करते हैं? इसका आंसर आप लोग बताइए, अभी मैं डिटेल्स में समझाया हूँ। कन्वर्जेंस बिटवीन द रूफ एंड फ्लोर। अब अंडरग्राउंड में जो गैलरी है, क्या इससे हमको रूफ और फ्लोर के बीच का कन्वर्जेंस पता चलता है? कहाँ पे इंस्टॉल होता है ये, उससे क्या पता चलता है? दूसरा ऑप्शन है स्ट्रेन पता चलता है क्या? तीसरा भी स्ट्रेन का है, स्ट्रेन पता चलता है क्या? लोकेशन दिया है। चौथा है चेंजिंग डिस्टेंस बिटवीन फिक्स्ड पॉइंट्स अलोंग द बोरहोल। इसमें बोला है कि बोरहोल के अंदर कुछ फिक्स पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस कैसा चेंज हो रहा है, ये बता रहा है क्या? ये चारों में से बोलिए क्या बता रहा है, अभी मैं बहुत डिटेल्ड में बताया हूँ। कमेंट में आंसर डालिए तो कौन सा होगा। और भी लोग डालिए, और भी जो सब ऑनलाइन है क्लास कर रहे हैं डालिए। वेरी गुड, बहुत अच्छे। ऑप्शन डी है ना, इसलिए मैं बोला था इस क्वेश्चन को समझना जरूरी है, बाकी डेटा वेटा तो बहुत आते रहेगा। इसमें सीधा है होल के अंदर हम लोग कुछ पॉइंट्स फिक्स करते हैं, वहां पे रॉड लगा के इसको सीमेंट से जाम कर देते हैं। कैप के पास उसका जो रीडिंग है वो नोट कर लेते हैं, फिर वापस कैप को बंद कर देते हैं। और इससे सीधा डिस्टेंस मेजर होता है, एकदम जैसे टेप से मेजरमेंट होता है ना, बस उसी तरह से मेजरमेंट होता है। इसमें कोई स्ट्रेस स्ट्रेन ये सब का मेजरमेंट नहीं होता है। सिंपल वो रॉड्स जो है वो कितना मूव कर रहा है आगे पीछे, बस वो डिस्टेंस मेजर होता है। एकदम एज सिंपल एज दैट। तो स्ट्रेन स्ट्रेन तो ऐसे ही खत्म हो गया। वो कन्वर्जेंस बिटवीन रूफ एंड फ्लोर, वो रूफ एंड फ्लोर के बीच में हम थोड़ी कोई फूटा लगा रहे हैं जिससे पता चलेगा। वो तो हम रूफ के अंदर या फ्लोर के अंदर कहीं भी एक पॉइंट पे अंदर में होल करके कर रहे हैं। तो सीधा है ऑप्शन डी। बहुत अच्छा आप लोगों ने आंसर दिया, मतलब समझ गए हैं आप, कॉन्सेप्ट समझ गए हैं। चलिए एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, ये एक बार ट्राई कीजिए आप लोग। ये मोर सर्किल वाला जो भी क्वेश्चन है ना, सही गलत जो भी है, एक बार ट्राई जरूर कीजिए। 1 मिनट 2 मिनट पेन चलाइए, फिर तो मैं बताऊंगा ही। डायरेक्ट आंसर के लिए नहीं रहिए कि सीधा सॉल्यूशन मिल जाए। एक बार ट्राई कीजिए। 93। इसमें देखिए, अब तो दिया हुआ है स्ट्रेसेस, अब ध्यान दीजिए। जो वाई में है 6 वाला वो बाहर की तरफ ले रहा है, और 10 जो है वो अंदर सैंपल के अंदर ले रहा है। तो आप लोग एक थंब रूल मान के चलो, जो भी बाहर की तरफ ले रहा है उसको पॉजिटिव लो, और जो भी अपना सैंपल को दबा रहा है उसको नेगेटिव में लो। तो सीधा है सिग्मा एक्स -10 ले लो आप, सिग्मा वाई 6 ले लो, टाउ 2 दिया हुआ है। ये 3 डेटा है। आपसे पूछ क्या रहा है? द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैक्सिमम शियर स्ट्रेस इन एमपीए। टीआर स्ट्रेस में तो कुछ नहीं है, शियर स्ट्रेस तो रेडियस होता है मोर सर्किल का। सिग्मा एक्स एक्स सिग्मा वाई वाई पता है, रेडियस का वो एक फॉर्मूला है, ये अंडर रूट दिस स्क्वायर वाला। सॉल्व कीजिए तुरंत। एंगल थीटा पूछ रहा है, उसका भी फॉर्मूला है 2 टाउ अपॉन सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई। चलिए सॉल्व करिए तो, आंसर निकालिए तो। आप पिछला नोट्स भी रेफर कर सकते हो जो मैं लास्ट क्लास में बताया था। सिंपल क्वेश्चन है, एक बार ट्राई कीजिए। आंसर कमेंट बॉक्स में डालिएगा, दिक्कत होगा तो मैं हूँ। सॉल्व हो पा रहा है कि नहीं, बताइए। सॉल्व कर पा रहे हैं या नहीं? चलिए मैं पिछला नोट्स खोल देता हूँ, देख के करो, लेकिन करो। ये रहा आपका, सारा कहानी यही तो है।
यही फॉर्मूला है, सिग्मा सिग्मा वाला देख लिए। चलिए आ जाइए वापस क्वेश्चन पे। अच्छा अच्छा, ठीक है, बताता हूँ मैं सॉल्यूशन। अरे यार फर्स्ट डे था तो बहुत ज़्यादा छूट गया आपका। चलो ठीक है, जो भी है। तो इस डायग्राम में सिग्मा एक्स हो गया -10, सिग्मा वाई वाई हो गया 6, टाउ एक्स वाई हो गया 2। ठीक। तो अपना फॉर्मूला क्या था? सिग्मा 1 इक्वल टू सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2 प्लस अंडर रूट सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई का होल स्क्वायर। ठीक है। अपने को निकालना क्या है इस क्वेश्चन में? मैक्सिमम शियर स्ट्रेस। ठीक है। इसमें क्या था, हम वैसे ये सर्कल बनाए थे। शियर स्ट्रेस चलिए, यहाँ पे एक पॉइंट था सिग्मा एक्स सिग्मा वाई। ठीक है। तो ये निकालना था। तो टाउ एक्स वाई स्क्वायर वाला कंपोनेंट ये हो गया, और बेस ऐसे निकाले थे सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई 2। मतलब ये पार्ट को सॉल्व कर लेंगे तो यही अपना रेडियस दे देगा, है ना। ये तो सेंटर का कोऑर्डिनेट है, बताया था मैंने। ये सेंटर का कोऑर्डिनेट है सी, डायरेक्ट ये पार्ट ही रेडियस है। तो उतना लफड़ा में नहीं पड़ना है कि सिग्मा 1 निकालो सिग्मा 3 निकालो, माइनस तो क्यों करूँ। डायरेक्ट रेडियस यहाँ से आ जाएगा, ये बेस का स्क्वायर और प्लस ये परपेंडिकुलर का स्क्वायर। बात खत्म। निकालो अंडर रूट -10 -6/2 का होल स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई 2 का होल स्क्वायर। -10 -6 -16/2 -8 का स्क्वायर 64 प्लस 4 68। 8 पॉइंट समथिंग आएगा, ऑप्शन में 8.25 दिखा रहा है तो वही होना चाहिए। ठीक। और इसमें जो भी जब भी पूछता है एक्स एक्सिस से, एक्स एक्सिस से डायरेक्शन पूछता है तो उसका फॉर्मूला है tan 2 थीटा इक्वल टू सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई अपॉन 2 टाउ एक्स वाई।
ठीक है, रेडियस निकल गया, कोई दिक्कत? ये रेडियस वाले पार्ट में कोई दिक्कत हुआ क्या? चलिए आगे चलते हैं। अभी ये क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 94। क्या दिया है? द रेशियो ऑफ हॉरिजेंटल टू वर्टिकल इन सिटू स्ट्रेसेस के एट ए माइन फील्ड वेरी विथ डेप्थ डी। ठीक है, एज के इक्वल टू, मतलब रेशियो दे दिया है, रेशियो को ही के बोल रहा है और उसका रिलेशन दे दिया है 267/d प्लस 1.25। ठीक है, ठीक है। और यूनिट वेट ऑफ रॉक दे दिया है 25 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, मतलब इस तरह से डेंसिटी ही हो गया। यूनिट वेट के फॉर्म में उसको ऐसे लिखते हैं। यूनिट वेट हो गया 25 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। हॉरिजेंटल स्ट्रेस निकालना है, डेप्थ दे दिया है 400, तो उससे वर्टिकल निकल जाएगा। ठीक है, तब बताता हूँ मैं। सिग्मा हॉरिजेंटल बाय सिग्मा वर्टिकल। ठीक है, इसको यहाँ पे के बोल रहा है और उसका वैल्यू बोल दिया है 267/d प्लस 1.25 है इस रेशियो का वैल्यू। ठीक, अपने को जो कैलकुलेशन करना है उसमें क्वेश्चन में दे दिया है d इक्वल टू 400 मीटर और यूनिट वेट दे दिया है 25 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। ये दो डेटा दिया हुआ है, तो आप यहाँ पे डी का वैल्यू डाल दो, उससे ये रेशियो आ जाएगा 267/400 प्लस 1.25। इसको सॉल्व करो तो भी 27, 24, 75, यहाँ मिला दो, पॉइंट यहाँ ले लो, हो गया 1.25। तो ये आ जाएगा आपका 1.9175। यही हो गया रेशियो सिग्मा हॉरिजेंटल बाय सिग्मा वर्टिकल। अब देखिए सिग्मा वर्टिकल क्या है वो निकाल लेते हैं। यूनिट वेट दिया है तो सिग्मा वर्टिकल आराम से आ जाएगा गामा इंटू डी, है ना, पहले भी किए थे हम लोग। 25 इंटू 400, ये किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में हो जाएगा, है ना, क्योंकि ये किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब में है, मीटर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 100, 1000, 10,000 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, 10,000। ठीक, तो सिग्मा हॉरिजेंटल पूछ रहा है अपने से, और सिग्मा हॉरिजेंटल किस यूनिट में पूछ रहा है क्वेश्चन में? अच्छा, यूनिट नहीं दिया है तो जिस यूनिट में अपने को डेटा मिला है उसी यूनिट में हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, बस। कुछ अलग से नहीं मांगा है, तो जिसमें क्वेश्चन दिया है उसी में सॉल्व करेंगे, मतलब किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। तो बस ये 10,000 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा,
तो 19175 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। बस यही आंसर हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? कोई डाउट है तो बोलिए। एक है सिग्मा एस इंड्यूस्ड स्ट्रेस, सिग्मा आई इंसिटू स्ट्रेस, स्ट्रेस कंसंट्रेशन। अरे ये डायरेक्ट रेशियो होता है, स्ट्रेस कंसंट्रेशन दोनों का रेशियो होता है। ठीक है, इंड्यूस्ड बाय इंसिटू रेशियो होता है। ठीक है, ये बस रेशियो होता है, इंड्यूस्ड बाय इंसिटू, सिग्मा एस बाय सिग्मा आई, डी ऑप्शन 95, कुछ नहीं है उसमें, बस टर्म पता होना चाहिए। चलिए ये क्वेश्चन ट्राई कीजिए तो। 96। इसमें अगर दिमाग लगाएंगे तो इससे इजी क्वेश्चन तो बहुत मुश्किल है, मोड सर्किल में ढूंढना। और सीधा क्वेश्चन देख के सॉल्व करना शुरू कर देंगे तो समय लगेगा। बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है और बहुत ही इजी क्वेश्चन है। थोड़ा दिमाग लगाइए तो इसका आंसर क्या होगा। 96 पे 1 मिनट थॉट दीजिए अपना। इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सिग्मा एक्स सिग्मा वाई और टाउ एक्स वाई दिया हुआ है।
सीधा फॉर्मूला तो लिखो कम से कम। सिग्मा वन इक्वल टू सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई टू प्लस अंडर रूट सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई टू का होल स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई होल स्क्वायर। इतना तो लिखो। कोई नहीं लिख पाया? चलो बताता हूँ। सिग्मा एक्स सिग्मा वाई टाउ एक्स वाई नोन है। ओके। पूछ रहा है द सम ऑफ प्रिंसिपल स्ट्रेसेस, मतलब सिग्मा वन और सिग्मा थ्री का सम पूछ रहा है। यही दो तो होता है प्रिंसिपल स्ट्रेस। ठीक। सिग्मा वन का फॉर्मूला लिखो। सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई टू प्लस अंडर रूट सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई टू का होल स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई का होल स्क्वायर। यही फॉर्मूला है। एक तरीका तो यह है कि यहाँ पे अब सारा वैल्यू डाल दिए, सिग्मा वन आ गया। फिर सिग्मा थ्री निकालेंगे, उसमें यहाँ पे माइनस करना पड़ेगा प्लस की जगह पे। फिर सारा वैल्यू निकाले, सॉल्व कर दिए, अंत में सम ऑफ प्रिंसिपल स्ट्रेसेस। तो जो सिग्मा वन आया जो सिग्मा थ्री आया उसको जोड़ दिए। तो इसमें क्या हुआ कि अपना दिमाग कुछ नहीं चला, बस सॉल्व कर दिया, आंसर उससे भी आ जाएगा। अब इस क्वेश्चन में दिखाता हूँ दूसरा तरीका, जिससे ये क्वेश्चन बहुत ईजी हो जाएगा। सिग्मा थ्री क्या होता है? सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाय टू माइनस अंडर रूट सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाय टू का होल स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई का होल स्क्वायर। यही चीज़ है, बस ये प्लस माइनस हो जाता है। अपने क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है? सिग्मा वन प्लस सिग्मा थ्री ही पूछ रहा है, सम ऑफ द प्रिंसिपल स्ट्रेसेस। तो ये दोनों को जोड़ेंगे तो ये कंपोनेंट तो ऐसे ही कैंसिल आउट हो जाएगा। एग्जैक्ट सेम ही तो है, ये प्लस है ये माइनस है, ये हो गया कैंसिल। सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई टू, अब फिर से सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई टू, तो दोनों हाफ हाफ मिलके सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई ही हो जाएगा। ये टू इंटू टू कैंसिल हो जाएगा। तो ये बस सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई पूछ रहा है, टाउ वाउ कुछ नहीं चाहिए इसमें। सिग्मा एक्स दिया हुआ है 5, सिग्मा वाई दिया हुआ है 10, 15 हो गया आंसर। 1 मिनट भी इसमें नहीं लगना है। अब कैलकुलेशन में जाओगे, दो दो अंडर रूट सॉल्व करोगे तो 10 मिनट समय खा जाएगा और एग्जाम में हो जाएगा नुकसान। क्लियर हुआ ये क्वेश्चन? कोई डाउट? क्वेश्चन नंबर 96 पे कुछ विचार कीजिए आप लोग, और कमेंट जरूर कीजिए इस पे कि 96 समझ में आया या नहीं। क्या उस एंगल से कोई आदमी सोच पाए थे? अरे अरे रंजन भाई, प्रैक्टिस करना है बस, हो जाएगा। कॉन्सेप्ट वही है जितना मैं बताया हूँ, थ्योरी वही है, कॉन्सेप्ट वही है। 10 तरह के फॉर्मूला 10 तरह के लेक्चर में नहीं जाना है। जो मैं बेसिक बताया हूँ, और एकदम मोर सर्किल तो खासकर मैं एकदम बेसिक डेरिवेशन से बताया हूँ, सिंपल डिस्टेंस कैलकुलेशन के हिसाब से। फॉर्मूला नहीं भी याद हो तो डायग्राम बना के दोबारा से निकाल सकते हैं, इस तरह से बताया हूँ। ठीक है, बस प्रैक्टिस करिए, हो जाएगा। सिग्मा वन क्या है, थ्री क्या है, एक्स क्या है, वाई क्या है, टाउ क्या है, माइंड में क्लियर रहना चाहिए। रेडियस कंपोनेंट कौन सा है, थीटा कंपोनेंट कौन सा है, सेंटर का कोऑर्डिनेट क्या है, बस कॉन्सेप्ट अगर क्लियर रहेगा तो दिक्कत नहीं है। वो फॉर्मूला वॉर्मूला रट वट के सोच के निकाल देंगे तो दिक्कत है। जैसे इस क्वेश्चन में देखें 96 वाले में, सिर्फ फॉर्मूला रट के जो आएगा वो सॉल्व तो कर लेगा, लेकिन उसको 10 से 15 मिनट समय लगेगा। और जिसको पता है कि हर चीज़ क्या है, उसमें मैं आपको समझाने के लिए पेन उठाया था, इसमें पेन उठाने की ज़रूरत नहीं थी। बस जोड़ना ही तो था दो पार्ट को, और तो कुछ करना ही नहीं था। प्रैक्टिस कीजिए, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है।
यहाँ तक कि आप बहुत बुक में देखोगे तो पूरा लंबा लंबा सॉल्व किया है, सिग्मा वन अलग निकाला है, सिग्मा थ्री अलग निकाला है, फिर जोड़ा है। कोई मतलब नहीं है उन चीज़ों का। ये सॉल्यूशन है। ठीक है, अब क्लियर है कि नहीं बताइए। क्वेश्चन नंबर 96 क्लियर है या नहीं। देखिए, मोड सर्किल वगैरह बहुत ट्रिकी चीज़ है, उसको अच्छे से समझना ज़रूरी है। और मैं तो अभी क्वेश्चन सॉल्व कराने के लिए ही क्लास ले रहा हूँ। अगर मोड सर्किल रिलेटेड डिटेल्ड में पढ़ना हो तो आप लोग बात कीजिएगा मोड सर्किल का पूरा थ्योरी क्लास करने के लिए। तो उसके लिए अगर समय दिया जाएगा मुझे तो मैं वो भी करा सकता हूँ दोबारा, लेकिन अभी तो मुझे क्वेश्चन ही सॉल्व कराना है ना। क्योंकि मैं देख रहा हूँ बहुत लोगों को डाउट है इसमें। तो अगर अलग से क्लास चाहिए तो आप लोग बात कीजिएगा। बाकी क्वेश्चन में कोई दिक्कत है तो बताइए। ये क्वेश्चन आप लोग खुद से ट्राई कीजिएगा। इसमें दिया हुआ है कि ये हमारा गैलरी है और इस तरह से जो रूफ है वो कोलैप्स होके गिरा, तो ये पूरा नीचे तक भर दिया। ठीक है, इसका थिकनेस दिया है टी, जो कि 3 मीटर दिया है क्वेश्चन में। और इस रॉड का बल्किंग फैक्टर है 1.2। बल्किंग फैक्टर मतलब जैसे ये इन सिटू में अगर ये 10 था, इन सिटू में अगर ये 10 टन था, तो जब ये टूट के पूरे में फैल गया तो ये टन बोल रहा हूँ, टन तो वही रहेगा। इन सिटू में अगर ये 10 मीटर क्यूब था, तो अगर ये जब टूट के पूरे में फैल गया तो 1.2 है तो 12 मीटर क्यूब हो गया इसका वॉल्यूम। ये होता है बल्किंग फैक्टर। ये है टी। तो इसका हाइट पूछ रहा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 97। इसको आप लोग ट्राई कीजिएगा, कल डिस्कस करेंगे। बाकी और भी कुछ डाउट हो रहा है तो नोट करके रखिएगा, कल उसको कंप्लीट किया जाएगा। ठीक है। बुक ये सब आप जो ज्वाइन किए हो ना, एमजी का ही बुक है, उसकी सॉल्यूशंस को डिस्कस करना है। ठीक है, एमजी वाले बुक में ही है ये सब। आप लोग एमजी टीम से संपर्क करना, उसी बुक का है। और बुक इम्पोर्टेंट नहीं है, कॉन्सेप्ट इम्पोर्टेंट है। बुक तो बहुत सारे आएंगे। ठीक है, चलिए फिर आज का क्लास ये करते हैं। नेक्स्ट क्लास में आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करके आइएगा।